साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स की क्लास आगे बढ़ा रहे हैं, आज हमारे टॉपिक हैं वेग और त्वरण। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पर, त्वरण और वेग पर। तो पहले हम वेग के बारे में जानेंगे और वेग के बाद हम जो है त्वरण की बात को जानेंगे। कल हमारी जो क्लास थी हमने उसमें कोशिश करी थी, दूरी के बारे में हमने जाना था, विस्थापन के बारे में हमने जाना था और हमने चाल के बारे में जाना था। तो चाल में और वेग में केवल दिशा का फ़र्क है। चाल और वेग लगभग समान होती हैं, लेकिन डायरेक्शन का फ़र्क होता है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से जाइए, ठीक है, तो जाने का मतलब है आपको चलना है। अगर मैं एक निश्चित दिशा बता दूं तो वो वेग बन जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने चाल की परिभाषा पढ़ी थी, चाल में लिखा था हमने कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यहाँ क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को तो हम कहते हैं एकांक समय में एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। तो यहाँ विस्थापन की बात आएगी क्योंकि यहाँ एक निश्चित दिशा की बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है वेग में। देखिए, पहला है वेग में परिभाषा देख लीजिए आप एक बार, और इससे बड़े शानदार सवाल बनते हैं डेफिनेशन के। क्या लिखा गया है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। मतलब चाल में यहाँ दूरी आती है और वेग में यहाँ विस्थापन आता है, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। याद रख लें कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग का मात्रक क्या आएगा? तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ये आते हैं ऐसे सवाल, मात्रक आ सकते हैं कि बताइए विस्थापन का मात्रक, वेग का मात्रक क्या है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग की बीमा क्या है? तो वेग की बीमा होती है LT-1। वेग की बीमा क्या है? LT-1। राशि कैसी है? तो वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। चाल में और वेग में एक ही बात का फर्क है कि चाल में दिशा नहीं आती, केवल मान आता है, और वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी आती है। इसलिए चाल में और वेग में जो अंतर है, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल की बीमा भी LT-1 होती है, तो वेग की बीमा भी LT-1 है। मात्रक चाल का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है ना। फर्क कहाँ है इन दोनों में? फर्क एक बात को लेकर है, और एक बात है वो दिशा, है ना। जैसे मैंने कल भी आपसे बोला था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि यहाँ से चले जाइए, ठीक है, तो हमें पता नहीं लगता कि हमें किधर जाना है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चलता है तो वो चाल होती है उसकी। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ से पूरब की तरफ चले जाइए, है ना, पश्चिम की तरफ चले जाइए, तो वो उसका वेग बन जाता है, ठीक है। तो वेग में और चाल में दिशा का फ़र्क है बेटा, ठीक। आगे देखते हैं, और भी चीज़ें हैं। ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु का वेग उसकी दिशा पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का वेग उसकी दिशा पर निर्भर करता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है। दिशा के बदलने पर वेग बदल जाता है। मतलब अगर एक वस्तु मैंने उदाहरण दिया, देखिए, एक वस्तु बिंदु A से बिंदु B की तरफ जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, ठीक है, जाती है। और तो उसका जो वेग है वो, मान लीजिए उसका वेग जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है, तो उसमें वेग में एक डायरेक्शन है। वेग में एक डायरेक्शन है। अगर मैं ये कहूँ कि वो वस्तु वो B से A की तरफ को आ रही है, ठीक है, और उसकी स्पीड यही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका जो वेग हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि उसकी दिशा उल्टी हो गई है। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि उसकी दिशा बदल गई है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी वस्तु की डायरेक्शन बदल जाती है तो उसका वेग बदल जाता है। एक उदाहरण है
उस पर थोड़ा ध्यान देना। मान लीजिए किसी वृत्ताकार वस्तु में, किसी वृत्ताकार घेरे में कुछ बच्चे गोल 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 घूम रहे हैं और उन बच्चों की चाल समान है 2 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो बच्चे किसी गोल घेरे में घूम रहे हैं, तो क्या चीज़ बदलेगी? चाल तो नहीं बदलेगी, क्योंकि 2 मीटर प्रति सेकंड की, मैंने बता दिया 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो घूम रहे हैं, तो चाल समान रहेगी। चाल के समान होने के बावजूद भी उनकी दिशा लगातार बदलेगी। अगर दिशा उनकी लगातार बदलती है तो बेटा वेग बदल जाएगा, क्योंकि वेग निर्भर करता है उनकी दिशा पर। घड़ी के अंदर जो सुइयाँ होती हैं वो एक नियत चाल से चलती हैं। घड़ी के अंदर की जो सुइयाँ हैं वो नियत चाल से चलती हैं, लेकिन उन सुइयों की दिशा बदलती रहती है, इसलिए उनका वेग बदलता रहता है। याद रखें, इसलिए कहा जाता है कि जो वेग है, इसलिए कहा जाता है जो वेग है वो दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसे देखो बेटा, एक लिखा हुआ मैंने लिखा है, औसत चाल निकालते थे कुल दूरी बटे कुल समय। ऐसी औसत वेग हम निकालते हैं कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत चाल क्या बताई थी? कुल दूरी बटे कुल समय। ऐसी औसत विस्थापन कैसे निकालते हैं? औसत वेग कैसे निकालते हैं? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक, औसत वेग को ऐसे भी निकाला जा सकता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटे 2। जब मैंने किसी वस्तु को देखा, मान लीजिए जब मैंने किसी वस्तु को देखा और वो वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरब की दिशा में जा रही थी, 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, मैंने देखा 2 सेकंड के बाद उसका जो रफ्तार है, वेग है, वो 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया उसी दिशा में। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग में जो मैंने देखा था वो 2 मीटर का था, बाद में देखा तो वो 4 मीटर हो गया। इसका मतलब इन 2 सेकंडों में उसका औसत वेग कितना आएगा? 4 और 2 को जोड़ लीजिए, 6 को 2 से भाग कर दीजिए, तो उसका एवरेज जो है वो कितना है? वो 3 मीटर प्रति सेकंड है। 3 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे भी इस बारे में कह सकते हैं आप, इस तरह से भी कह सकते हैं कि मान लीजिए एक वस्तु है, वो बिंदु ए पर उसका वेग दे रखा है आपको 2 मीटर प्रति सेकंड वेग v1, और मैंने बिंदु बी पर उसका वेग देखा तो v2 का मान था 4 मीटर प्रति सेकंड। कितने सेकंड का समय लगा? 2 सेकंड बाद। तो बताइए उसका औसत वेग कितना हो जाएगा? औसत वेग, अब यहाँ विस्थापन दिया हुआ नहीं है, औसत वेग निकालना है, तो पहले वाला वेग और बाद वाला वेग दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 6/2, मतलब हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी जो वेलोसिटी का एवरेज है वो 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे लिखा हुआ है सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सापेक्ष वेग। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है सापेक्ष वेग। देखो सापेक्ष वेग कैसे निकालते हैं? जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो, ये सापेक्ष वेग है, औसत वेग नहीं है। जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनका सापेक्ष वेग निकालते हैं दोनों वेगों का अंतर करने के बाद। दोनों वेगों का अंतर करने के बाद आपने ये महसूस भी किया होगा, आप एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी एकेडमी जा रहे हैं आप पढ़ने के लिए, उसी के समानांतर एक तेज गति की बस जो है उसे पार करती है आपकी बस को। तो जिस बस में आप बैठे हुए हैं और आप बाहर विंडो से उस बस को देखते हैं जो आपकी बस से तेज गति से आ रही है, तो आपको लगेगा कि वो बहुत देर में पास करेंगी और आपको लगेगा कि उन दोनों की चाल घट गई है, उन दोनों की वेलोसिटी घट गई है, उन दोनों की वेलोसिटी घट गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हों तो उनके सापेक्ष वेग जो होता है वो दोनों की वेगों के अंतर के बराबर होता है, दोनों के वेगों के अंतर के बराबर होता है। या आप ये कहें कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हों तो उनका सापेक्ष वेग उनके अंतर के बराबर होता है, उनके वेगों के अंतर के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा जिस बस में आप बैठे हैं और जो बस आपको क्रॉस करती है, क्रॉस करने वाली बस का जो वेग है वो मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और जिसमें तुम बैठे हो उसका वेग है मान लो 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का अंतर कर दीजिए तो सापेक्ष वेग कितना निकलेगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो, ये भी आपने महसूस करा होगा,
ये भी आपने महसूस करा होगा बेटा कि जिस बस में आप बैठे हो सामने से कोई बस आती है, जब पार करती है तो वो एकदम पार कर जाती है, मतलब उनकी स्पीड आपको ऐसा लगता है बहुत तेज़ स्पीड हो गई, एकदम से उसने पार कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में आती हैं तो उनका सापेक्ष वेग उन दोनों के वेग के योग के बराबर होता है, उन दोनों के वेग के योग के बराबर होता है सापेक्ष वेग, ठीक है, उनके वेग के योग के बराबर होता है, ठीक, सापेक्ष वेग। एक्चुअल में है क्या वजह? वजह ये है, देखिए वजह ये है कि एक बस है जिसका वेग है v1, ठीक, एक दूसरी बस इधर से आई जिसका वेग मान लो v2। अब पहली वाली के मुकाबले दूसरी वाली का वेग हमें दिया हुआ है, तो पहली वाली का वेग कितना ज़्यादा है दूसरी वाली के वेग से, तो दोनों का अंतर करोगे, आप अंतर करोगे तो आएगा v1 माइनस v2। अब सवाल ये है कि ये तो इसकी दिशा उल्टी है, अगर दिशा उल्टी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो इसे लिखेंगे माइनस v2, तो इसलिए हो जाएगा v1 प्लस v2। बस आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी बेटा, बस इतना याद रखना है कि जब दो वाहन एक ही दिशा में जा रहे हों तो उनके वेग घट जाते हैं, सापेक्ष वेग में उन दोनों के वेग घट जाएंगे, और जब दोनों वस्तुएं आमने सामने से आ रही हों तो उनके वेग जुड़ जाते हैं सापेक्ष वेग के मामले में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात जरूर याद रखें कि दिशा के बदलने पर वेग बदल जाता है, जैसी दिशा बदलती है वेग बदल जाता है, लेकिन चाल नहीं बदलती, चाल नहीं बदलती, क्योंकि चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो अब बात आती है एक्सीलरेशन की। देखो इसी एक्सीलरेशन से बना है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर गाड़ी में होता है ना स्पीड के लिए, एक्सीलरेटर गाड़ियों में होता है, एक्सीलरेटर पे पैर रखना, गाड़ी जैसे आप दबाओगे एक्सीलरेटर को गाड़ी तेज भागेगी, वो एक्सीलरेशन से बना है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण, ठीक है। त्वरण क्या है तो मैं आपको बताऊं, पहले मोटी बात समझिए साधारण भाषा में। एक वस्तु है, तुम जिस कार को चला रहे हो, मोटरसाइकिल को चला रहे हो, उसकी स्पीड में प्रति सेकंड कितनी वृद्धि होती है, एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है। अगर एक सेकंड में उसकी स्पीड जितनी बढ़ जाएगी, हर सेकंड उसकी स्पीड जितनी बढ़ेगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको वेग बोलेंगे। जैसा मान लीजिए 9 बजे एक कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ध्यान से सुनना। 9:01 पे या 1 घंटे बाद 10 बजे उस कार की चाल जो है, एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी 9 बजे, 10 बजे उस कार की चाल जो हो गई वो हो गई 40 किलोमीटर से 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में चाल कितनी बढ़ी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 9 बजे कितनी बताई मैंने? 9 बजे उसकी चाल थी 40 की, 10 बजे मैंने देखा तो उसकी चाल हो गई 42 की, या वेग 42 का है ना। 11 बजे देखोगे 1 घंटे में वेग कितना बढ़ा? 2 किलोमीटर, तो अगले घंटे भी 2 किलोमीटर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 44 किलोमीटर। अब इसी को ऐसा मान लो, अगर मैं इसे घंटे ना मानूं, सेकंड मान लूं, तो देखिए 2 सेकंड में वेग बढ़ा 2 का, 1 सेकंड में वेग बढ़ा 2 मीटर प्रति सेकंड या 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, कुछ भी कह सकते हैं आप। 2 का एवरेज बढ़ा है 1 सेकंड में, तो अगले सेकंड में 2 का एवरेज बढ़ेगा, तो इसकी वस्तु की चाल लगातार आपको कैसी दिखाई देगी? बढ़ती हुई दिखाई देगी, है ना। तो सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जितनी वृद्धि होती है, किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जितनी वृद्धि होती है, होने वाली वह वृद्धि वेग कहलाती है, और होने वाली वह वृद्धि त्वरण कहलाती है। 1 सेकंड में किसी वस्तु का वेग जितना बढ़ता है, वेग में होने वाली वह वृद्धि त्वरण कहलाती है, ठीक है। डेफिनेशन ऐसे भी दी जा सकती है कि देखिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और ये परिभाषा एग्जाम में सेम आती है। एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामों में इस डेफिनेशन को पूछा जाता है, ठीक है, कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं तो त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है बेटा? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन कैसे निकालते हैं? त्वरण बराबर अंतिम वेग, उसमें से पहला वेग घटा दीजिए, तो वेग में जितना परिवर्तन हुआ होगा, अंतर हुआ होगा, वो पता चल जाएगा, और बटे हो गया समय। त्वरण को दिखाते हैं ए से एक्सीलरेशन, अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से बटे t, तो a बराबर b माइनस u बटे
t हो जाएगा। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता, देखो वेग का मात्रक होता मीटर प्रति सेकंड और बटे में 1 सेकंड ये भी है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये मात्रक एग्जाम में बहुत आता है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी, मीटर की बीमा l और सेकंड की बीमा t, तो t की पावर -2, तो बीमा भी इसकी खूब आती है। त्वरण की बीमा हो जाएगी मीटर lt -2। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। तो त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण की बीमा lt -2 होती है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण a बराबर होता है b - u बटे t, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे 2, अर्थात वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय अर्थात वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो डेफिनेशन के भी सवाल आते हैं। आगे देखें, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। ये कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का वेग समान हो, मैंने एक दिन आपको बताया था लिफ्ट के मामले में, ठीक है, और ये बात मैंने उस दिन बताई थी कि यदि किसी वस्तु का वेग समान है, वेग में कोई बदलाव नहीं होता है, वेग इक्वल है, तब उस वस्तु का त्वरण कैसा होगा, तब उस वस्तु का त्वरण शून्य होगा। कैसे, देखो मान लो बिंदु A पर किसी वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, बिंदु A पर। बिंदु B पर किसी वस्तु का वेग 1 सेकंड बाद मैंने देखा तो बिंदु B पर वस्तु का वेग B2 का मान भी इतना ही है, कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें निकालना त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता भाई, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग है 2, पहला वाला वेग भी 2 और बटे समय का मान 1। 2 - 2 0 बटे 1 और 0 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 0। तो जब किसी वस्तु का वेग समान होता है तो उसका त्वरण जो है शून्य होता है। ये बात याद रख लें, किसी वस्तु के वेग के समान होने पर उसका त्वरण शून्य आता है। वेग बढ़ता है, वेग प्रति सेकंड बढ़ता है, और अगर वो समान बढ़ता है तो वस्तु एक समान त्वरण से चलती है। एक समान त्वरण का मतलब क्या हो गया, इसको भी आप समझ लीजिए। एक समान त्वरण किसे कहते हैं, मान लो बिंदु A है, फिर वस्तु गई बिंदु B पर, फिर वस्तु पहुंची बिंदु C पर, ठीक है, ये 1 सेकंड है। मान लो यहाँ वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, 1 सेकंड बाद मैंने देखा तो वस्तु का वेग हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ, वस्तु के वेग में 1 सेकंड में कितने की वृद्धि होगी, 4 की। अगले 1 सेकंड के बाद वस्तु का वेग में जब 4 की वृद्धि और करोगे तो 6 4 कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आप देख रहे हैं, तो यहाँ का जो त्वरण है, 4 में से 6 घटाओगे, 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा, तो वेग में परिवर्तन हो गया 6 - 2 बराबर 4 का, और 1 से भाग करोगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड का एक्सीलरेशन हो गया। 10 में से 6 कम करोगे तो भी 4 बचेगा, और 1 से भाग करोगे तो 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यहाँ भी त्वरण रहेगा। इसका मतलब वस्तु जो है वो समान त्वरण से चल रही है। किससे, समान त्वरण से। इसलिए मैंने दूसरी लाइन में लिखा है, कह रहा है कि यदि वस्तु के वेग में प्रति सेकंड समान वृद्धि होती है, मतलब वस्तु का वेग प्रति सेकंड समान रूप से बढ़ता है, ठीक है, वेग बढ़ता है, वेग समान नहीं है, प्रति सेकंड समान वृद्धि होती है, तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण होगा। अगर एक समान वेग है तो त्वरण 0 होगा, और एक समान त्वरण से किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो वस्तु की गति लगातार बढ़ती है। फिर अगला, यदि किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होती है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है, उसका त्वरण धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ बताया है कि मान लो यहाँ वस्तु का वेग है 2 और अब वस्तु का वेग हो जाए मान लो 4, तो भाई 4 - 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 को भाग करेंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड। एक्सीलरेशन कितना आ गया, प्लस में आ रहा है। अगर एक्सीलरेशन प्लस में आता है तो वो है ना धनात्मक त्वरण कहलाएगा। अगर वस्तु का वेग प्रति सेकंड बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होगा। देखिए त्वरण धनात्मक भी है, त्वरण शून्य भी है। और अगर वस्तु का वेग प्रति सेकंड घटता है, कम हो रहा है, कम, अगर वस्तु का वेग प्रति सेकंड कम होता है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, और उसे अंग्रेजी में कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या उसे कहते हैं मंदन। मंदन,
जैसे मान लो एक ट्रेन है जो स्टेशन की तरफ आ रही है रुकने के लिए, तो उसकी स्पीड धीरे 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 कम होगी, उसके वेग में धीरे 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 कमी आएगी, अर्थात उसका त्वरण मंदन है, मतलब वो धीरे धीरे मंद हो रही है, तो उसे बोलते हैं त्वरण। और जब वो स्टेशन से छूटेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं त्वरण। मंदन की स्थिति कब बनती है, देखो इसको भी समझ लीजिए, मंदन की स्थिति क्या बनती है। जैसा मान लीजिए मैंने ये लिखा कि एक वस्तु बिंदु ए से गई बिंदु बी के लिए, 1 सेकंड का वक्त लगा, ठीक है। यहाँ पर वेग है उसका v1 वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, और बाद में उसका वेग यहाँ बिंदु बी पे मैंने देखा तो वो था मान लो 2 सेकंड के बाद वो देखा तो वो था उसका 4 मीटर प्रति सेकंड v2 का मान। तो सवाल यह है कि उसका एक्सीलरेशन कितना होगा भाई, v2 माइनस v1 बटे टी। v2 का मान है 4, v1 का मान है 10 बटे 2, माइनस के 6 बटे 2 भाग करेंगे तो -3। अगर त्वरण -3 मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आता है, ठीक है। अगर वो त्वरण माइनस में आता है तो माइनस में आने वाला त्वरण मंदन कहलाता है या ऋणात्मक त्वरण कहलाता है, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो बेटा आज हमने किन चीज़ों को जाना, आज हमने जाना एक वेग के बारे में, ठीक है, एक हमने जाना त्वरण के बारे में, है ना। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, जिसमें धीरे धीरे आप गुंजाइश से बढ़ेंगी, धीरे धीरे चीज़ें अब उदाहरणों पर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें लिख सकते हैं, उन पर काम भी किया जा रहा है ना, उनके बारे में हम विचार करेंगे आगे भी, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बनाएं, ठीक। और एग्जाम में बहुत आपको मदद मिलेगी, आप सीख भी रहे होंगे इन चीज़ों से। ये साइंस है, थोड़ा सा पोर्शन जो है वो अच्छा मन लगा के जब हम सीखते हैं तभी वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, क्योंकि साइंस में एक सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।